मतलब आज शिवसेना को बहुत गुस्सा आ रहा है। उद्धव वाली शिवसेना को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा है, खून खौल रहा है। वीर सावरकर के अपमान पर शिवसेना का खून खौल रहा है। आज उद्धव वाली शिवसेना को इतना गुस्सा आ रहा है कि संजय राउत जानते क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ सकते हैं हम। दरार आ जाएगी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वीर सावरकर को लेकर, वीर दामोदर सावरकर को लेकर, संजय राउत धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी जी के बयान पर कि महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है राहुल गांधी के बयान के बाद। लेकिन क्या सब ड्रामा है? ये सब सियासी ड्रामा हो रहा है। आज हम सवाल ये क्यों पूछना पड़ रहा है हमें, वो हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि तब तो गुस्सा नहीं आया था। कब नहीं आया था आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले संजय राउत साहब का बयान सुन लीजिए। बहुत गुस्से में है संजय राउत। शिवसेना बहुत गुस्से में है राहुल गांधी के बयान को लेकर। दरार आ सकती है। सुना दीजिए एक बार। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। बहुत गुस्से में है संजय राउत साहब। राउत साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कुछ शिवसेना आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बड़ा गुस्सा आ रहा है वीर सावरकर के अपमान पर। यह गुस्सा तब क्यों नहीं आया था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव सेना की सरकार चल रही थी? तब तो गुस्सा नहीं आया। यह गुस्सा तब कहां था जब कांग्रेस ने वीर सावरकर पर बेहद ओछी बात कही थी और दावा किया था कि सावरकर और गोडसे में समलैंगिक संबंध थे। बिल्कुल ठीक, अपमान किया गया था वीर सावरकर का। तब उद्धव ठाकरे को या फिर तब आदित्य ठाकरे को या फिर तब संजय राउत साहब को गुस्सा नहीं आया। उद्धव सेना को यह गुस्सा तब क्यों नहीं आया? हम पूछ रहे हैं आज, जब राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर वीर नहीं डरपोक है। यह गुस्सा तब कहा था जब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे। तब तो गुस्सा नहीं आया संजय राउत जी को। यह गुस्सा तब कहा था जब भूपेश बघेल ने कहा था कि सावरकर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। तब गुस्सा नहीं आया। यह गुस्सा तब कहा था संजय राउत जी। शिवसेना आपसे सवाल, जब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सावरकर ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी, देश को तोड़ने वाले सावरकर, सावरकर डरपोक, सावरकर माफी वीर, इतना अपमान हुआ, कभी गुस्सा नहीं आया। सरकार खत्म हुई, गुस्सा ही गुस्सा है। क्यों गुस्सा आ रहा है वो बयान सुनिए। राहुल गांधी ने क्या कहा है जिस पर संजय राउत भड़क उठे हैं। वो कह रहे हैं सरकार मतलब हमारा गठबंधन में दरार आ सकती है। सुना दीजिए एक बार राहुल गांधी पर क्यों गुस्सा आ रहा है संजय राउत जी को। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब अभी बड़ा गुस्सा आ रहा है, तब गुस्सा नहीं आया था जब सावरकर को माफी वीर, डरपोक, कमजोर, भारत देश के टुकड़े करने वाला, ना जाने क्या कुछ कहा गया था वीर सावरकर को। लेकिन तब तो सरकार चल रही थी ना। गुस्सा आता भी तो कैसे आता, सरकार जरूरी है। यानी कि जब सरकार थी तब तो उद्धव सेना सावरकर के सीरियल अपमान पर खामोश रही। डंके की चोट पर कह रहे हैं खामोश रही। कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि सरकार पर फर्क पड़ जाता। कांग्रेस से कोई विरोध तक नहीं जताया गया, चुप्पी थी, सेकुलर चुप्पी थी। लेकिन जब सरकार नहीं रही ना, तब उद्धव सेना को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि राहुल गांधी ने कह कैसे दिया। ये बहुत गुस्सा आ रहा है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, नौकर बनना चाह रहे थे सावरकर, अंग्रेजों की मदद की। आज सवाल यह भी है कि राहुल गांधी अगर सावरकर को अंग्रेजों का सर्वेंट यानी कि अंग्रेजों का नौकर बताते हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे लिख दिया था चिट्ठी के ओबीडिएंट सर्वेंट, तो वही राहुल गांधी राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के लिए क्या कहेंगे भाई? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी में खुद, ये देखिए चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सीलेंसीज ओबीडिएंट सर्वेंट। ये महात्मा गांधी की चिट्ठी, और नीचे देखिए क्या लिखा है, योर एक्सीलेंसीज ओबीडिएंट सर्वेंट। अब इस परिभाषा के हिसाब से तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए भी क्या राहुल जी के यही शब्द होंगे, नौकर? ये तो चिट्ठी है ना भाई, ये चिट्ठी लिखी थी, ये देखिए आप महात्मा गांधी। अब सावरकर ने लिख दिया था सर्वेंट, तो वो तो नौकर। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए क्या यही शब्द होंगे कांग्रेस के?
ये दावा दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। जो चिट्ठी है उनकी तरफ से ट्वीट की गई है। दावा यह है कि अंग्रेज अफसर को एक चिट्ठी लिखी गई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा कि योर एक्सीलेंसी यानी ओबीडियंट सर्वेंट मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी। सवाल यह कि देश के महान सपूत का अपमान करके, महान सपूत इंदिरा गांधी उनको कहती थी भाई रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। ये चिट्ठी मेरे पास है, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। ये इंदिरा गांधी की चिट्ठी है। इंदिरा गांधी, उन्होंने लिखा था कि आई विश दिस सक्सेस टू प्लान टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, भारत मां के महान सपूत। चिट्ठी भी है स्क्रीन पर, चिट्ठी भी है। मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अच्छा है। मैं आपको देश का महान सपूत के शताब्दी समारोह के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। भारत मां के अब सोचिए सावरकर पर इंदिरा सही है, राहुल इंदिरा जी सही हैं या राहुल जी सही हैं? देश के महान सपूत का अपमान करके राहुल गांधी कैसे हिंदुस्तान जोड़ेंगे भाई? मतलब महान सपूत का अपमान ऐसे जोड़ेंगे हिंदुस्तान? और सावरकर के अपमान पर उद्धव सेना का गुस्सा क्या सिर्फ सियासी ड्रामा है? हम तो सवाल उठा रहे भाई, ड्रामा और कुछ नहीं है। जब सरकार थी तब तो गुस्सा नहीं आया। राकेश सिन्हा है आज मेरे साथ, राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ लाइव है। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर कपिल कुमार। तिवारी जी मुस्कुरा दीजिए, किशोर तिवारी हैं शिवसेना से, आपकी मुस्कान के ही देश कायल है सर। स्वागत है आपका किशोर तिवारी जी। और कमरुल भाई भी है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। कमरुल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तिवारी जी गुस्सा आ रहा है? क्या अमन मैं बताऊं तुमको, तुम दूसरे चैनल पर यही कार्यक्रम लेते थे जहां पर राहुल जी सावरकर के बारे में यही टिप्पणी करते थे, और हमने हमारा साफ स्टैंड रखा था कि ये हमारे श्रद्धा स्थान है, रहेंगे और इनको भारत रत्न मिले। और हम हमारे आदर्श है सावरकर जी, और जो कुछ भी इतिहास राहुल जी को बताया जा रहा है वो फैब्रिकेटेड है। और उन्होंने अपने नानी से भी पूछ लेते या अपने आजी से भी पूछ लेते तो मुझे लगता है कि उन्हें मालूम पड़ता कि यह आदमी कितना उच्च प्रतीक के थे। एक तो स्वतंत्र सेनानी, दूसरे साहित्यिक, एक ऐतिहासिक नाटककार, एक दार्शनिक, और ये सब चीजें बहुत बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसमें ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। किस लिए बोला उन्होंने मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हमने तो साफ कह दिया है कि भाई हमें अगर महाविकास आघाड़ी में हम केवल एक उद्देश्य के साथ है कि देश में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हो, और मोदी और शाह जी का जो एकाधिकार है उसके खिलाफ 2024 में उनकी पराजय तय करी जाए। इसलिए हमने कांग्रेस से हाथ मिलाया। और लोग हमें कहते थे कि आपने 180 टर्न क्यों लिया, आपने 180 टर्न लेकर आप बीजेपी से सीधे सीधे कांग्रेस के पास चले गए। कांग्रेस के अंदर भी तिवारी जी एक सवाल है आपसे, अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया तिवारी जी, जो अभी इतना गुस्सा आ रहा है कि गठबंधन में दरार आ जाएगी, जो पहले नहीं आया था? क्या बदल क्या गया? सरकार चली गई, क्या पहले तो गुस्सा नहीं आया आप लोगों को इतना कि दरार? अभी तो संजय राउत जी ने बोला कि एमवीए में, महाविकास आघाड़ी में दरार आ जाएगी, तो पहले ऐसा बयान नहीं था, पहले इतना गुस्सा नहीं आया, अब जितना आ रहा है, तो ऐसा क्या बदल गया तिवारी जी? देखो हमने भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय सहभाग किया, और हमारा कैडर भी भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में सक्रिय सहभाग में है। तो शिवसेना के जो आदर्श है, बाला साहेब ठाकरे ने जिनके बारे में स्पष्ट कहा था, और जो वीर सावरकर के बारे में हमारी प्रखर भूमिका है, तो अपने कोई अलाइद आते हैं तो उनके भावनाओं का इस तरीके से आप अपमान करोगे तो आज देखिए, अभी आप बता रहे थे उन्होंने सावरकर जी का पत्र निकाला जिसमें ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा था, तो देवेंद्र फडणवीस ने महात्मा गांधी का पत्र निकाल लिया। अरे वो सब नहीं, मैं कह रहा हूँ तिवारी जी अब क्या बदल गया अचानक से? मतलब हम लोग भी जानना चाह रहे हैं, अब जितने रौद्र अवतार में है शिवसेना की, हम गठबंधन तोड़ देंगे, दरार आ जाएगी। जब गठबंधन था तब तो तोड़ा नहीं सर। एक मिनट रुकिए ना, सवाल जब था सर, जब आपकी सरकार थी तिवारी जी, तब तो तोड़ा नहीं, अब क्या तोड़ेंगे? अब अचानक से क्या बदल गया तिवारी जी, मुझे वो समझाइए ना। अमन जी जी, मिनिमम कॉमन पेग्राम के अंदर तब भी
तब भी सावरकर का मुद्दा नहीं था, अभी भी नहीं। सर मिनिमम हाँ, कॉमन मिनिमम और प्रोग्राम में minimum- सावरकर का अपमान कबूल करना लिखा था कि वो सावरकर नहीं, को गाली देंगे, सावरकर का बिल्कुल अपमान नहीं। करेंगे तो हम चुप रहेंगे, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। जब उन्होंने वो हमने हमारी आपत्ति तब भी दर्ज की, अभी भी की है। सर कब और बोला, कब बोला? संजय राउत ने जो बोला गठबंधन में दरार, आज से पहला बोला हो तो सर मैं माफी मांगने को तैयार हूं कि सरकार से बाहर हो जाएंगे, गठबंधन तोड़ देंगे, अगर आज से पहले बोला हो। मैं चुनौती देता हूं सर आपको, रिसर्च के साथ बैठा हूं, मेरे पास 5 बयान है। सावरकर माफीवीर, सावरकर डरपोक, सावरकर कमजोर, सावरकर गोडसे के रिश्ते समलैंगिक, सेवा दल, वो कांग्रेस ने वो सब भी बोला था। इतनी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, आपको कभी गुस्सा नहीं आया सर? मान लीजिए ना, क्या बुराई है? आपने तब धमकी दी थी सरकार तोड़ने की या गठबंधन तोड़ने की। जिस तरीके से महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा, जिस तरीके से सावरकर जी का अपमान किया जा रहा, मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन हमने जो अल्टीमेटम दिया है वो अल्टीमेटम हमने बहुत सोच समझ के दिया है। उद्धव जी ने भी टिप्पणी की है, आज आदित्य जी ने कहा है और संजय राउत जी ने कहा है। चलिए फिर एक काम करते हैं आज तिवारी जी, बोलो कमरोल भाई बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से, अब बोल दीजिए आज के बाद अगर सावरकर पर बोला राहुल गांधी ने कुछ गलत, आज के बाद बोला तो अभी तो दरार गठबंधन तोड़ देंगे जो सो कॉल्ड है, एक बार बोल दीजिए। अब आज के बाद बोला अगर सावरकर पर एक भी शब्द गलत तो गठबंधन तोड़ देंगे, बोल दीजिए एक बार। देखो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर इसको मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगा तिवारी जी आपके स्टेटमेंट को। अमन रिकॉर्ड चालू कर लो जी। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे वो पूजनीय हैं, हम चाहते हैं कि भारत रत्न दिया जाए। हम इस बात से कतई सहमत नहीं कि सावरकर बुनियादी तौर पे कोई माफीनामा दे सकते हैं। सावरकर या गांधी जी के बोलने पर एक टेक्निकल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से वो आए थे, तो उन्होंने उसके बाद सामाजिक कार्य भी किया। मैं अभी भी बता रहा हूं तुमको अमन जी, हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपडेट नॉलेज कराएंगे कि सावरकर कितनी अभी आपने बोला, मैं को आगे बढ़ना है सर, लाइन क्लियर कर दीजिए। बोलिए आज के बाद बोला अगर सावरकर पर राहुल गांधी जी ने, तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, एमवीए तोड़ देंगे, एक बार बोल दीजिए। नहीं वरना लगेगा ये सब ड्रामा है सर, फिर झूठ लगेगा सर। कहाँ बोलिए ना किशोर तिवारी जी, आपके पास अथॉरिटी है सर, सीनियर लीडर है आप बोलिए आज के बाद बोल दिया अगर राहुल गांधी जी ने सावरकर जी पर कुछ। हाँ मुझे मालूम है अमन, तुम ऐसा बुलवाना चाहते हो कि दिन भर फिर चलाओगे। मुझे एक बात बता देता हूँ, तो फिर सब हवा में बोलते हैं आप लोग, फिर अभी बोल रहे दरार आ गई, वो फिर बोल देंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आप मैं बता रहा हूँ तिवारी जी, आप कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों से। जब गठबंधन में थे तब रोज अपमान होता था, आपने क्या कर लिया? अब कह दिया संजय राउत जी ने दरार आ जाएगी, वो फिर बोलेंगे सर, वो फिर बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे अमन मुझे बोलने दो ना। अमन मैं आपको बता रहा हूं, हम वो लोग हैं जो करके बताते, ऐसी धमकियां वगैरह नहीं देते। हमने बीजेपी को भी जगह बताई थी और अब हम बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे जगह बताने के लिए हम थोड़ा बहुत शांत है, तो आप घबराइए मत। हमको ठीक है, हम सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे और सावरकर हमारे लिए पूजनीय है। राज्य के जो कांग्रेस नेता है वो राहुल गांधी को समझा लेंगे, मुझे लगता है। वी एग्री एंड दे एग्री, तो अभी ये बोथ आर एग्री। हम हमारे जगह पे कमरू भाई हैं, कमरू चौधरी जी हैं मेरे साथ, जगह पे नहीं रहेंगे तो हम देख लेंगे। कमरू भाई मुस्कुरा रहे। कमरू भाई अग्रीमेंट हो गया, आज के बाद नहीं कहेंगे, आज के बाद नहीं कहेंगे सावरकर पर कुछ। शिवसेना ने धमकी दे दी है कि अगर बोला तो फिर दरार आ जाएगी सर। कमरू भाई। अमन भाई, मैं एज ए कांग्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्तित्व का विषय नहीं है, दो पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। ये लड़ाई जो है हिंदुस्तान में दो विचारधारा का बीच में, एक सावरकर वाला विचारधारा, एक गांधीवादी वाला विचारधारा। मैं गांधीवादी वाला विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। अमन जी हो सकता है सावरकर वाला विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वो अलग बात है, वो आपका अपना इंडिविजुअल चॉइस है, आप किसको मानते हो कि नहीं मानते हो। लेकिन एक दो मैं फैक्ट्स आपके बताता हूँ। सावरकर का अपना हाथों से लिखा हुआ किताब 6 ग्लोरियस ईयर्स इपोक ऑफ हिंदू हिस्ट्री बाय सावरकर, उसमें सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने निंदा की थी जब उन्होंने ये एक गवर्नर है मुस्लिम गवर्नर, उनका बहू को जब यहाँ से वापस लौटा दिया था इज्जत सहित, क्योंकि सावरकर का आइडियोलॉजी अपना हाथों से लिखा हुआ था। उन्होंने रेप को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिसाब से वो स्वीकारते थे कि ये एक आइडियोलॉजिकल होना चाहिए था।
इसमें जो है कि कांग्रेस पार्टी का आपत्ति है, हमेशा रहेगा, क्योंकि सावरकर का विचारधारा जो है उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय ही है, बाकी कोई भी समुदाय जो हिंदुस्तान का एक संस्कृति जो एक सालों साल से बनकर आज अमन और कमरूभाई एक टेबल में बैठकर चर्चा कर रहे, वो सावरकर उस आइडियोलॉजी को विश्वास नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं लड़ाई है उसी बात को, जो आइडियोलॉजी देश को समाज को बांटने पे लगी हुई है, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे और करते हुए रहेंगे। इसमें कहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेशन जाके रुकेगी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमारा विचारधारा से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हो सकता है कि उद्धव जी को बुरा लग गया हो, हमारा शिवसेना भाइयों से बुरा लग गया हो, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत ही रहेगा। हमको एक इलेक्शन जीतने के लिए हम अपना विचारधारा का कुर्बान नहीं कर सकते। धमकी दे रहे हैं, थ्रेट है, बिल्कुल गठबंधन में आ सकती है तो आ जाए, आ सकती है तो आ जाए। अब बताइए तिवारी जी, आप अगर तिवारी बोलोगे, जी बताइए, कमरू भाई बोल रहे हैं आ जाती है तो आ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं। कमरू भाई ने अभी चैलेंज बोल दिया, आ जाए, आती है तो आ जाए दरार। फिर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर कपिल कुमार और राकेश सिन्हा। बोलिए बोलिए तिवारी जी, बताइए। वो कह रहे हैं आती है तो आ जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए आप। नहीं, देखो लार्जर इंटरेस्ट के अंदर मेरा अमन जी, मेरा लड़ाई एक विचारधारा से है, एक विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन ये विचारधारा में अगर शिवसेना आती है तो आती है, अगर कल तृणमूल कांग्रेस आती है हमारा विचारधारा का बीच में तो हम उससे लड़ाई करेंगे। अगर वहां पे समाजवादी पार्टी आती है, आरजेडी आती है तो हम उससे भी लड़ाई करेंगे, लेकिन हमारा विचारधारा में चलने वाला दल ही हमारे साथ रहेंगे। आप बोलिए तिवारी जी, जोड़ लीजिए, फिर मैं राकेश सिन्हा, प्रोफेसर कपिल कुमार आ रहा हूं। 30 सेकंड में जोड़िएगा तिवारी जी बस। देखो उनका ओपिनियन उन्होंने दिया। हमने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल जी के जो विचार है, वो विचार राहुल जी के समग्र नहीं है, वो टूटे टूटे है। अगर सावरकर जी को समग्रता से देखा जाए तो सावरकर जी यह स्वतंत्र वीर थे और बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा अंडर एस्टिमेट करके भारत जोड़ो यात्रा का महत्व कम करना है, मैं तो यही बात से बोलूंगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है उसको डायलूट करके क्या कर रहे हैं राहुल जी, ये मुझे मालूम नहीं। सर पता नहीं, आप बहुत बड़े सावरकर भक्त नजर आ रहे हैं। अभी सावरकर जी की जयंती निकली, क्या किया था शिवसेना? अच्छा, कब निकली थी जयंती? कब थी जयंती सावरकर जी की, तिवारी जी? हाँ, अरे भाई मुझे एक बताइए, आप बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूं, कब थी जयंती, कब निकली सावरकर? आप बहुत बड़े सावरकर भक्त बन रहे हैं, मैं आपको बगुला भक्त नहीं कहूंगा। कब निकली जयंती? अरे मैं खुद अंडमान में सेलुलर जेल में वो सावरकर जी की जयंती कब निकली? अरे भाई मुझे कब है जयंती सावरकर जी की? अरे भाई एग्जैक्ट डेट मुझे अभी मालूम नहीं, बगुला लेकिन भगत, आप बगुला भगत मुझे आप बताइए सावरकर जी की जयंती कब निकली? अभी इतने बड़े सावरकर भक्त बन रहे थे आप, क्या हुआ सर? अमन मेरी बात पूरी सर, सुनो। सेकुलरिज्म के चक्कर में सावरकर जी को मत भूलिए भाई, सत्ता के चक्कर में सावरकर को भूल गए। कब निकली इनकी जयंती? अरे भाई जयंती निकलती नहीं, मनाई कब गई? अभी निकली ना सर, अभी मनाई आप लोगों ने, बताइए ना। निकलेगी तो मनाएंगे, पता होगा तो मनाएंगे। आपको पता ही नहीं है सावरकर की जयंती कब बताइए ना तिवारी जी। अरे एक ऐसा है, मुझे एक शब्द पूरा करने दो। मैं अंडमान, बोलिए मुझे नहीं पता सावरकर जी की जयंती कब, बोल के जाइए। शिवसेना के नेता को सावरकर की जयंती नहीं पता। अरे आप ऐसा बताना चाहते कि आप बताइए ना। अरे भाई सर वीर, अच्छा नेहरू जी की जयंती पता होगी, इंदिरा गांधी जी की जयंती पता होगी, सावरकर जी की जयंती नहीं पता होगी ना आपको? आपको पता होगी नेहरू जी की जयंती, आपको पता होगी गांधी जी की जयंती, गांधी जी की जयंती पता है, इंदिरा जी की जयंती पता है, लेकिन वीर दामोदर सावरकर की जयंती आपको नहीं पता, शिवसेना के नेता को नहीं पता। अमन यूपीएससी की कोई एग्जाम हो तो सर गांधी जी की जयंती मैं पूछता तो आप यूपीएससी एग्जाम का जिक्र करते नहीं करते ना? मैं नेहरू जी की जयंती का जिक्र करता तो आप नहीं करते। अब गूगल कर रहे हैं आप, कर लीजिए सर गूगल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं एक देखो, आप जो समझ रहे हैं, शिवसेना के नेता को सावरकर, वीर दामोदर सावरकर की जयंती का नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बगुला भगत वाली स्थिति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आप सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, मैंने कहा दिया, देश की जनता देगी सर। मैं राकेश सिन्हा जी के पास जा रहा हूं, मैं राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ठीक है तिवारी जी। नहीं सर, बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं, वो राहुल जी को समझाइए सर। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, सावरकर माफी वीर, सावरकर कमजोर,
सावरकर ये, सावरकर भारत के टुकड़े कराने वाले, पहली टू नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर। बताइए राकेश सिन्हा जी, प्रॉब्लम सावरकर से या हिंदुत्व से? देखिए, जिनको क्रांति का अर्थ नहीं मालूम है, क्रांतिकारी गतिविधियों के आयाम नहीं मालूम है, क्रांतिकारियों की मानसिकता क्या होती नहीं मालूम है, वे क्रांतिकारियों के बारे में अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। उसी में एक राहुल गांधी है। अच्छा होता कि राहुल गांधी कम से कम अपने इतिहास बोध नहीं होने को प्रकट नहीं करते। मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं कि जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो उनकी रणनीति और गतिविधियां कांग्रेस से संचालित नहीं थी। उनकी रणनीति और गतिविधियां स्वचालित थी। वे एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अंग्रेजों को बम और पिस्टल से उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। किसी भी प्रकार का परिश्रम करना, त्याग करना उनके चरित्र का हिस्सा था। उसी में सावरकर जी हैं, उसी में भगत सिंह जी हैं, उसी में चंद्रशेखर आजाद है, उसी में रामप्रसाद बिस्मिल है। सावरकर जी ने जो इंग्लैंड में किया, जो 1857 पर पुस्तक लिखी, जो सिल्वर जेल में उन्होंने सजा काटी, उसी जेल में उनके बड़े भाई जीडी सावरकर थे। लेकिन दोनों भाई को मालूम नहीं था उसी जेल में है। कोल्हू की बैल बनकर वे तेल पिरोते थे, लोगों को मालूम नहीं है। अब मैं आता हूं क्रांतिकारियों का चरित्र क्या होता है। देखिए क्या है कि क्रांतिकारी साम दाम दंड भेद के द्वारा अंग्रेजों को खाट फेंकना चाहते थे। चूंकि अंग्रेज सरकार कोई लेजिटिमेट सरकार नहीं थी, वैधानिक सरकार नहीं थी, वह तो खुद छल के द्वारा, ताकत के द्वारा इस देश पे राज कर रही थी। उसके साथ कौन सी नैतिकता का व्यवहार करना। तो मैं इसका उदाहरण देता हूं। रामप्रसाद बिस्मिल जी और असफुल्ला खान ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में थे, इनको फांसी की सजा मिली। दोनों ने पत्र लिखा हाई कोर्ट को, फेडरल कोर्ट को, वायसराय को, हमें माफ कर दिया जाए, क्रांतिकारी गतिविधियों करके हमने गलती की, इसलिए हमें माफ कर दिया जाए। मदन मोहन मालवीय ने 75 इंटेलेक्चुअल के साथ पत्र लिखा वायसराय को कि उनको माफ कर दिया जाए। महर्षि अरविंद ने जो ब्रिटिश टेरिटरी छोड़कर पौंडीचेरी चले गए कि हम क्रांतिकारी गतिविधि नहीं करेंगे, तो क्या ये सभी गद्दार थे? राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते सावरकर जी को कहकर उसका कथित रूप से माफीनामे पत्र को माफीनामा पत्र नहीं था, वह अंग्रेजों के साथ हम वही छल कर रहे थे जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। हम विश्वास में लेकर अंग्रेजों को यहां से हटाना चाहते थे। सावरकर जी के चरित्र में साम्राज्यवाद विरोध कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक सर। और उसी साम्राज्य विरोध की रणनीति अलग अलग समय में अलग अलग थी। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र बता दें, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की निर्णायक बैठक चल रही थी तो नेहरू जी माउंट बेटन के ड्राइंग रूम में बैठकर क्या कर रहे थे? ये इतिहास का तथ्य है और कांग्रेस को इसका नैतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें स्वतंत्रता के इतिहास पर वैचारिक बहस होती है और हम वर्तमान के आधार पर भूत को परिभाषित करते हैं। ठीक सर। जेल में रह के कौन सी क्रांति लाई जा सकती थी, वो स्ट्रेटेजी का पार्ट था। प्रोफेसर कपिल कुमार बोलिए सर, अब आप बोलिए। देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कोई भी क्रांतिकारी जो है वो अपनी योजना बताते नहीं है, और जेल के अंदर अगर वो मौजूद रहे तो क्या देश की सेवा कर देंगे। जिस जेल में लोग सुसाइड कमिट करते हैं, जिस जेल, और देखिए मैं अब इन पे आता हूं थोड़ा सा। मैं राहुल गांधी जी इतिहास को पढ़ने अपने ही परिवार के इतिहास पे चले जाए कि जिस समय नेहरू को नाभा की जेल के अंदर रखा गया बंद करके, तो नाभा की जेल से छुड़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मोतीलाल नेहरू ने जो चिट्ठी लिखी थी वाइसरॉय की, जरा उस चिट्ठी को भी जाकर के पढ़ दें। नंबर एक। दूसरा, मुझे एक बताइए कि किसी भी क्रांतिकारी का कांग्रेस ने कब आदर किया है? मदन लाल ढींगरा के ऊपर कांग्रेस का आप रेजोल्यूशन उठा के देखिए कि ये जो है पागल आदमी का काम है और ये हमारी जो नेगोशिएशंस चल रही है टेबल के ऊपर उसको इफेक्ट नहीं करेगा। जतिन दास ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर के अंदर अपनी जान दी थी, उस पे गांधी ने क्या सुन लीजिए। और दूसरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि गांधी ने खुद लिखा है अपने किताब में कि जिस खेदा के गांव में हम किसान आंदोलन के लिए जाते थे और लोग हमें मालाएं पहनाते थे, वहीं पे जब प्रथम युद्ध के दौरान हम अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए गए तो उन गांव वालों ने हमको वहां घुसने नहीं दिया। और एक मैं और दो बातें कहना चाहूंगा। ये बात आज कर रहे हैं भारत जोड़ो की,
अरे जिस देश ने, जिस पार्टी ने इस देश का तोड़ना स्वीकार किया हो, मुझे ये बताइए, क्या इस तथ्य से आप इंकार करेंगे कि लेडी माउंटबेटन के कहने के ऊपर नेहरू ने सबसे पहले पार्टीशन की बात को एग्री किया था? ठीक सर। सावरकर लेडी माउंटबेटन के पीछे नहीं भागे थे, सुन लीजिए। नहीं, ये और गलत सुन बात लीजिए है दूसरी प्रोफेसर बात, साहब। आप सावरकर इतना ने विद्वान होकर ये नहीं बोल सकता है कि जवाहरलाल नेहरू देखिए साहब, लेडी मुझे बीच माउंटबेटन में का मत बात पे टोकिए, मैंने पार्टीशन आपको पे नहीं स्वीकार हुआ टोका। था। मेरे ये आप जी, श्यामा मेरे क्या, प्रसाद मुखर्जी, देखिए मुझे बीच श्यामा नहीं, प्रसाद विमान जी, मुझे बीच में मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका। responsible थे। यही कांग्रेसियों की दिक्कत है, यही कांग्रेसियों की दिक्कत है। आप मेरी ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद मत प्रोफेसर लाइए। कपिल मैं कुमार ऐसे आपके डिबेट पास नहीं आऊंगा। करूंगा। नहीं, प्रोफेसर कपिल कुमार, ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा। कमरू चौधरी को ये कहते हुए कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, सर रिक्वेस्ट है, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक। आरोपी सुफियान पर घोषित हुआ 25,000 रुपए का इनाम, पुलिस ने जारी की सुफियान की फोटो। झारखंड के पाकुड़ में प्रेमिका के शादी का दबाव बनाने पर शादीशुदा प्रेमी ने की हत्या, लड़की के शरीर पर चाकू से हमले के निशान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में मामूली बात में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए, मारपीट में एक की हुई मौत, दो लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के समस्तीपुर में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, चाकूबाजी में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, बचाव करने गई पुलिस की टीम पर भी लोगों ने पत्थरबाजी की। मध्य प्रदेश के सतना में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी को तालिबानी सजा मिली, पहले जमकर की पिटाई, फिर अस्पताल के बाहर पेड़ से बांधा आदमी को सजा देता वीडियो वायरल हुआ। केरल के कासरगोड से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक आदमी ने एक बच्चे को बेवजह उठाकर जमीन पर पटक दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के सिरसा के एक गांव की महिला सरपंच का हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दो अधिकारियों के बीच भिड़ंत हुई, दफ्तर के अंदर ही दोनों अफसर एक दूसरे को लात घूंस से बरसाते हुए नजर आए, मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध रूप से बने पेट्रोल पंप समेत 4 गोडाउन को जमींदोज किया गया है, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने रेप के आरोपी की अवैध दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है, पुलिस ने आरोपी को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी, विधायक के होटल पर भी छापे पड़े, आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई बड़ी कार्रवाई। यूपी के शामली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, एडीजे के घर में चोरों ने किया हादसा, लैपटॉप एलईडी लेकर फरार हुए, पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पति ने पत्नी को चाकू गोद कर मार डाला, फिर थाने पहुंचकर आरोपी ने किया सरेंडर, जमीन बेचने के मुद्दे पर दोनों में हुआ था विवाद। यूपी के बहराइच में परिवार वालों ने लड़की का शव रखकर हंगामा किया, रेप के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार की कैमूर में कारतूस के जखीरे के साथ 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए, टोल प्लाजा पर जांच के दौरान पकड़े गए, एक ऑल्टो कार पर सवार होकर यूपी से बिहार लौट रहे थे सभी तस्कर। हरियाणा के अंबाला की सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई है, चेकिंग के दौरान कैदियों से 16 फोन बरामद किए गए, इसके साथ ही सिम, चार्जर और कुछ बैटरी बरामद की गई, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में 85 लाख की अवैध शराब की रोड रोलर चलाकर किया गया नष्ट, पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के पास से जब्त की थी शराब। यूपी के एटा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम हैकिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, 11 लाख रुपए के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। यूपी के हरदोई में दुकान में महिला की चोरी करने की घटना सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के डूंगरपुर में नदी में फेंका गया 180 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया, पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नशे के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई, 800 किलो अफीम जब्त किया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया, कार ने 6 से ज्यादा लोगों को रौंदा, एक की हालत गंभीर बताई गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है, 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, पुंछ में बर्फबारी के बीच 4 दिनों बाद यातायात के लिए खोला गया मुगल रोड। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से छोड़ा गया भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर रवाना।
आतंकी फंडिंग रोकने के लिए दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर विषय पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए इसका नेटवर्क तोड़ना जरूरी। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों का लिया नाम, जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंक का जिक्र किया। गुजरात चुनाव में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, 82 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। गुजरात के सूरत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गुजरात के सूरत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया, कहा डबल इंजन की सरकार से गुजरात का विकास हुआ। गुजरात के कच्छ में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने रैली को संबोधित किया, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। गुजरात के कच्छ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा, निशाना साधते हुए कहा कि भेदभाव करती है कांग्रेस पार्टी। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी मैदान में उतरेंगे, मोरबी, भरूच और सूरत में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक कामिनी बा ने लगाए गंभीर आरोप, कहा टिकट के बदले उनसे पैसे की मांग की गई थी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी होंगे स्टार प्रचारक। लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम। एमसीडी चुनाव में टिकटों की बिक्री के आरोप में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो, आपके नेता पर जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ मांगने का आरोप लगाया। दिल्ली एलजी ने जैस्मीन शाह को डीडीसीडी अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया, कार्यालय किया गया सील। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का हटाया नाम, आगामी विधानसभा उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे आजम खान। चीन में कोरोना ने फिर पकड़ी किलर रफ्तार, एक दिन में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए, बीजिंग में करीब 500 नए मामले। यूक्रेन के डोनेस्क में एक स्कूल में रूस की सेना ने दागे रॉकेट, हमले में इमारत को पहुंचा नुकसान, रूस की मीडिया ने दावा किया। रूस के लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन के शहरों में हुआ ब्लैकआउट, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैकआउट का वीडियो जारी किया। रूस से जंग के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में बर्फबारी शुरू, बिजली संकट के बीच कीव की मेयर ने लोगों को सर्दियों में सावधान रहने की चेतावनी दी। गाजा पट्टी में एक इमारत में भीषण आग लगी, भीषण आग में झुलसने से 21 फिलिस्तीन के नागरिकों की हुई मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ईरान में 63 दिनों से जारी है हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन, तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने एक बैंक को आग के हवाले कर दिया। उत्तर इराक में एक गैस टैंक में हुआ जोरदार धमाका, ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रिहायशी इलाके में घुसे 4 से 5 तेंदुए ने जानवरों पर हमला किया, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। भारत यात्रा को लेके, भारत जोड़ो यात्रा को लेके पूरी बीजेपी विचलित हो गई। स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों। ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफी मांगने। देश का विरोधी है, हिंदू संस्कृति का वो विरोधी है, वो भारत का विरोधी है। वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं, उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। तो भारत के सपूत का अपमान, ऐसे जोड़ेंगे हिंदुस्तान सावरकर को लेकर। भारत का सपूत, भारत मां का महान सपूत स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था सावरकर को, जिन सावरकर पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे। प्रोफेसर कपिल कुमार, अब आप बोलिए, मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले टोक दिया था, अब आप बोलिए सर, कंप्लीट कर लीजिए और कोई बीच में नहीं बोलेगा। कमरू भाई, जब आपकी टर्न आएगी मैं आपके पास आऊंगा, एक करके बोलिए आप। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं 2 बातें बता दूं कि ये लोग अगर सावरकर के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं
तो इनको अपने नेताओं के बारे में भी जो इतिहास है वो भी जानना चाहिए। मुझको एक बात बताइए, कौन सा दुनिया का देश है जिसके ऊपर जिस देश ने 170 साल तक नरसंहार किए हो, उस देश को लूटा हो, उसके आखिरी प्रतिनिधि को आप पहला गवर्नर जनरल बना देंगे? माउंटबेटन को क्यों बनाया नेहरू ने? उसके बाद में आप पढ़िए, कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसने बनवाया? जब लेडी माउंटबेटन ने फोन किया, एक जरा ये भी तथ्य देख ले जा करके कि लेडी माउंटबेटन की जब मृत्यु हुई थी तो हमारी नौसेना के INS नीलगिरी को गेंदे के फूल देके यहां से इंग्लिश चैनल बंबई से भेजा गया था। और मैं आपको कितनी चीजें आपको सुनाना चाहूंगा, इसलिए मेरा सिर्फ कांग्रेसियों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि जिन लोगों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, मेहरबानी करके उनका सम्मान करना सीखे, उन पे टिप्पणी ना करे। और अगर आपको और देखना है तो 50 सवाल मैं उठा दूंगा जिनके जवाब जो है राहुल गांधी के पास नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास उनको नक्सलाइट पढ़ा रहे हैं। वो अपने बाप की, अपने खानदान की लिखी हुई किताबों को भी, अपनी दादी के शब्दों को भी सावरकर के बारे में नहीं समझ सकते और ये बोले। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं कमरू चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं और बताते हुए उदय महरकुर जी भी मेरे साथ इस पर जुड़ गए। उदय जी, अमन जी मुझे छुट्टी दे दीजिएगा, मुझे थोड़ा, मैं मीटिंग में हूं किसी में। अमन जी मुझे थोड़ा छुट्टी दे दीजिए, मुझे मीटिंग में। आपकी इच्छा सर। जी 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 बिल्कुल। कमरू भाई, जो सवाल अभी प्रोफेसर कपिल कुमार ने उठाया, सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए चिट्ठी लिखी, उन्होंने एक सवाल पूछा कि नेहरू जी को जेल से बाहर लाने के लिए, नाभा जेल से बाहर लाने के लिए किसने चिट्ठी लिखी थी? आपको तो पता होगा सर। देखिए, नेहरू जी का टोटल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में करीब 10 साल तक जेल का अंदर थे। आए, अंदर गए, इस तरह से जब आंदोलन किए तो अंदर गए, ये तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जब आज का मुद्दा जब सावरकर का है, मैं एक दो चीज पे बात करना चाह रहा हूँ। कमरू भाई, एक मिनट फैक्ट पर बात करेंगे। सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए चिट्ठी लिखी, उस पर आपको आपत्ति? नेहरू जी को जेल से बाहर लाने के लिए नाभा, एक मिनट सर, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूं, मैं कंप्लीट कर लेता हूं सर, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। नेहरू जी को नाभा जेल से 2 हफ्ते में बाहर लाने के लिए किसने चिट्ठी लिखी थी? नाम तो बता दीजिए सर दर्शकों को, मैं आप बताता अच्छा नहीं लगूंगा, आप बता दीजिए किसने चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को नाभा जेल से बाहर लाने के लिए? किसने लिखी थी? मोतीलाल जी ने लिखा था। मोतीलाल जी ने लिखा था, एक बाप ने लिखा था। जी बिल्कुल। सुनिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो समझ लीजिए पहले। अच्छा। जब सावरकर जी जेल गए 1911 में, तो महात्मा गांधी जी ने भी तो चिट्ठी लिखा था ब्रिटिश से कि सावरकर को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है? सावरकर जेल में जाने से पहले एक कट्टर एथिस्ट था जो हिंदुत्व पे विश्वास नहीं करता था, एक आजादी का लड़ाई कर रहा था सावरकर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई ये नहीं है। जब जेल गया, जेल से वापस आया तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जिन्ना के साथ मिलकर देश का बंटवारा का मांग करने लग गया। तो ये कौन सा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था सावरकर जी का, जिन्होंने आज देश का बंटवारा किया उन्हीं लोगों के साथ में, जिन्ना के साथ में मिलकर, जिनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कैबिनेट में था सुवार्दी का, उसी कैबिनेट में से जो है कि देश का बंटवारा जो है कि मांग कर बैठे। तो ये इतिहास तो हम भूल नहीं सकते कांग्रेस इन्होंने, जहां गांधी जी। कमरू भाई आ रहा हूं आपके पास। कमरू भाई, ये बताते हुए जिनके लिए आप इतने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना सावरकर जी के लिए, जो आपके मन से सम्मान आ रहा है या अपमान आ रहा है, इंदिरा गांधी जी ने उनको रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा। रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी ने, डाक टिकट जारी की, वो सारी चीजें हैं सर। अब वो गलत थी, आप लोग सही हैं, मुझे नहीं पता। इंदिरा जी गलत थी, आप लोग सही हैं, राहुल जी सही है, इंदिरा जी सही है, तो हम लोग आपस में बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से। उदय महरकर जी मेरे साथ हैं। उदय भाई एक मिनट इतिहास बताने के लिए उदय महरकर जी हैं, उनको आज शायद हर कोई सुनना चाहेगा। राकेश सिन्हा है मेरे साथ, राज्यसभा सांसद वो भी हैं। उदय जी, आपसे सवाल, देश आपको सुन रहा है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सावरकर माफी वीर, डरपोक, कमजोर और सर्वेंट लिखा, सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट। बताइए उदय जी, आपने तो किताब लिखी है। देखिए, ऐसा है, इसको 2 भाग में मैं टैकल करूंगा। एक, इस टाइप का डेनिग्रेशन सावरकर का क्यों हो रहा है, थ्रू आउट हो रहा है। देखिए, वीर सावरकर वो देश की एकता और अखंडता के समय प्रतीक हैं। ये हमारी पुस्तक के द्वारा हमने प्रूव कर दिया है। हमने ये कहा है कि भारत पे जो भी आपत्तियां आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके गए 75 साल में, उन सभी प्रॉब्लम्स, सभी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने 60 से 80 साल पहले कर दी थी।
इसके लिए सावरकर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। सावरकर तुष्टीकरण के राजनीति के सब में बड़े विरोधी हैं। जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, वो पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आइडियोलॉजीज हो, वो पैन इस्लामिज्म हो, लेफ्टिज्म हो, उनके लिए सावरकर सब बड़े दुश्मन है। और उनको ये लगता है कि सावरकर का विचार अगर हमारी भावी पीढ़ी के अंदर फैल गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये मूल कारण है सावरकर को बदनाम करने का। अब हम आते हैं माफी पत्र के ऊपर। माफी पत्र देखिए, वीर सावरकर ने हमारी पुस्तक में हमारी पुस्तक के अंदर इसका विस्तार में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। देखिए, वीर सावरकर ने टोटल उनका जो 13 या 14 साल का कार्यकाल था कठोर कारावास में, अंडमान में और फिर रत्नागिरी में, कुल मिलाकर इन्होंने 10 पत्र लिखे थे, माफी पत्र 10। देखिए, इसको आपको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। देखिए, वीर सावरकर शिवाजी के उपासक थे, गांधी जी के नहीं। तो गांधी जी के मूल्यों से सावरकर के एक्शंस को तोलना ये उनसे सरासर नाइंसाफी है। और हम शिवाजी का उदाहरण लेते हैं तो हमारे सामने पूरी परिस्थिति स्पष्ट है। शिवाजी ने अपने 36 साल के कार्यकाल के अंदर 5 माफी पत्र लिखे औरंगजेब को जी। इसमें से 3 माफी पत्र के बाद में शिवाजी और मुगलों की संधि हुई, और हर एक संधि को शिवाजी ने ही तोड़ा, क्योंकि उनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य। उसके लिए जो भी उनको आवश्यकता होती थी वो करते थे। वैसे ही सावरकर अपनी किताब में लिखा है, उनकी जो किताबें माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और दूसरी उनकी किताबें अंडमान के अंधेरे से, मराठी में है, उसमें दोनों में लिखा है, उन्होंने ये छुपाया नहीं इस बात को, माफी पत्रों को। और अंधकार जो अंडमान के अंधेरे से जो किताब है उसके अंदर तो स्पष्ट कहा है कि मैंने मेरे जो क्रांतिकारी दोस्त थे जेल के अंदर उनको कन्विंस करने का प्रयत्न किया। देखिए, यहां सड़ने में कोई लाभ नहीं होगा। हमें युक्ति से जेल से बाहर निकलना चाहिए और हमारी जो मुहिम है ब्रिटिशरों को उखाड़ के बाहर फेंक देने की भारत से, उसको फिर से हमें स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा सब में बड़ा प्रूफ जो उसका है, अमन जी, जो लोगों के सामने अभी तक आया नहीं है, जो हमारी पुस्तक में जिसका विस्तार में हमने जिसका डिस्क्रिप्शन किया है, वो ये है कि 1913 में जब गवर्नर जनरल को उन्होंने माफी पत्र लिखा तो उस टाइम पे जो होम रूल के मेंबर थे, जो होम मेंबर थे भारत के, जिनका ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था रेजिनल्ड क्रेडॉक, उन्होंने एक लेटर लिखा जेल अथॉरिटीज अंडमान को, अंडमान में जेल अथॉरिटीज को उन्होंने लेटर लिखा। उसमें क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि सावरकर के माफी पत्र पे बिल्कुल विश्वास मत रखना। दूसरा वो कहते हैं कि हमारा एक रूल है कि 5 साल का कठोर कारावास हो जाए अंडमान के अंदर तो उन कैदियों को जेल के बाहर रहने की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ये छूट सावरकर को मत देना। अगर सावरकर को ये आपने छूट दी तो मुझे पूरा विश्वास है कि सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त जो पूरे यूरोप में फैले हुए हैं वो एक स्टीमर लेके आएंगे और सावरकर के यहां से भगा के ले जाएंगे। तो जिन लोगों को सावरकर माफी पत्र लिख रहे थे उनके क्या विचार हैं, इससे बात पूरी स्पष्ट हो जाती है कि सावरकर को जो बदनाम करने का पूरा जो कैंपेन है वो कितना बड़ा षड्यंत्र है। पेंशन सर, पेंशन पर भी जवाब दे दीजिए। एक और दूसरा नैरेटिव जो है, मैं थोड़ा रिप्लाई कर दूं। पेंशन था ही नहीं, 60 रुपए उनको मिलते थे, वो उनका मेंटेनेंस था, पेंशन नहीं था। उनको 60 रुपए मिलते थे। वो करे अंग्रेजों से उनका लेते खाना पीना उनको करना पड़ता था रत्नागिरी के अंदर। रत्नागिरी में, मेरी बात सुनिए, रत्नागिरी में वो नजर कैद में थे, नजरबंदी। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिम इन रत्नागिरी आल्सो। तो उनको मेंटेनेंस मिलता था, खाने पीने का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, वो 60 रुपए पर मंथ उनको मिलता था। वो पेंशन नहीं थी, वो मेंटेनेंस था। दूसरा, एक और बात सुने आप, एक प्रयास होता है, जो प्रयास किया जाता है कि भगत सिंह को सावरकर के सामने रखने का, तो याद रहे कि भगत सिंह के जो आदर्श पुरुष थे वो सावरकर ही थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों सावरकर को छुप के मिलने आए थे 1927 के अंदर। ये सावरकर के जो पहले बायोग्राफर हैं धनंजय कीर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ये बात। ठीक है, कमरू चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर प्रोफेसर राकेश सिन्हा मैं आपके पास षड्यंत्र है। ठीक सर, एक मिनट कमरू चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट मैं सवाल ले लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो। कमरू चौधरी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। मतलब सेवक कौन अंग्रेजों का?
जिसको 10 साल काला पानी की सजा, अंडमान अंडा सेल, 13-14 साल कुल मिलाकर जेल, 28 साल, या जिसने यातनाएं सही, जिसकी याचिकाएं खारिज हुई, जिसको रिहा नहीं किया गया, जबकि साल 1919 में पहले विश्व युद्ध में जीत के बाद किंग जॉर्ज फिफ्थ ने सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया, उसमें भी वो सावरकर नहीं थे। मेरा सवाल यह है आपसे कमरू भाई, आप पूछ रहा हूं सवाल, सेवक कौन? जिसको 10 साल काला पानी की सजा मिली वो अंग्रेजों का सेवक, या जिसको अपनी मनपसंद जेल में रखा गया और वहां पर भी किताब पढ़ने की सारी सुविधाएं वहां पर दी गई, और इसके अलावा 2 हफ्ते में जो जेल से बाहर आ गया? सेवक कौन सर? जिसको यातनाएं दी गई, काला पानी की सजा दी गई, कोलू का बैल बना दिया गया, वो सेवक अंग्रेजों का, या जिसको मनपसंद जेल में रखा गया? कमरू भाई बताइए सर, कमरू चौधरी जी। जिस तरह से अमन भाई, जिस तरह से 100 साल बाद आप इस चीज को इंटरप्रेट करो, आपका मर्जी है, लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि चित्रगुप्त कौन लिखा था? बैरिस्टर सावरकर किसने लिखा था? उसने अपने आप को वीर का उपाधि दिया था, ये भी तो कोई गलत नहीं है। दूसरा बात, उदय जी अभी बड़े मजेदार एक बात बोल गए कि भाई दुकान बंद हो जाएंगे इनके, जो सावरकर के अगर आइडियोलॉजी आज के पीढ़ी में फैल जाए। कौन सा आइडियोलॉजी? जिसमें सावरकर खुद बोलते थे कि रेप इज एन आइडियोलॉजिकल टूल, जिसको इसको क्या मैं सावरकर जी का ये आइडियोलॉजी को मैं आज के बच्चों को दूं? जो हो रहा है आज देश भर में, ये कहीं पे ये स्वीकार कर सकते हैं? जब 1966 में जब सावरकर जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्यों बैठे थे? उनको अचानक लगा 1964 में कि भाई अब तो आज़ादी का मकसद हमारा पूरा हो गया, अब हम जो है कि यहाँ से समाधि ले लेंगे। लेकिन आप 15 साल 20 साल लगते हैं उनको ये समझने के लिए कि हमारे आज़ादी का मकसद पूरा हो गया। उनको असल में जो है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना था, वो आज जो है कि 2022-23 में जाकर उस तरह से आगे आज की सरकार ले जा रही है। और ये जो आज के प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री को बदलने का, इतिहास को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, वो आज बैठकर इस तरह से सावरकर का आइडियोलॉजी को तोड़ मतोड़ कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज के पीढ़ी जो कि कुछ पढ़े नहीं है, उनको यही चीज को ये आ रहा है। कमरू चौधरी जी, मुझे एक चीज आपकी अच्छी लगी, बातों बातों में सच आपकी जुबान पर आ गया सर। सावरकर बाना असल में हिंदुत्व निशाना है, प्रॉब्लम हिंदुत्व से है, सावरकर जी से नहीं है। वो जो आइडियोलॉजी है उससे प्रॉब्लम है। आपकी बात, आपकी जुबान पर आ गया। मैंने पहला स्टेटमेंट सर आपको बोला था, प्रॉब्लम सावरकर नहीं है, प्रॉब्लम हिंदुत्व है। पहले स्टेटमेंट में बोला था कि विचारधारा का लड़ाई है। जी सर, जी सर, उसी विचारधारा को इंदिरा गांधी जी ने रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया का डाक टिकट जारी किया गया, तो इंदिरा गांधी जी गलत थी क्या? मतलब वो तो फैक्ट है ना सर, इंदिरा गांधी जी गलत थी क्या? रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, ये चिट्ठी मेरे हाथ में है सर, ये चिट्ठी मेरे हाथ में है इंदिरा गांधी जी की, ये देखिए सर, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, भारत मां का महान सपूत। नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अपने लेख सावरकर ब्रदर्स में क्या लिखा है, ये तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। 1906 में जब सावरकर, उन्होंने जिक्र किया जब सावरकर लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, इंडियन हाउस में थे, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनसे मिलने गए थे और चिट्ठी लिखी थी उनके छोटे भाई ने। यह भी बताया जा रहा है कि एक माफी याचिका गांधी के कहने पर सावरकर ने दायर करी। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। सावरकर के छोटे भाई ने, सुनिए सर, सावरकर के छोटे भाई नारायण राव सावरकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी। पर्सनालिटी, महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी, एक क्षमा याचिका 1920। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। बोल चुका हूं 1920 में गांधी जी खुद लिखे चिट्ठी, तो लेकिन आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो एक डुअल पर्सनालिटी सावरकर के बारे में, जो 1911 में जेल जाने से पहले कोई धर्म में विश्वास नहीं रखता था। 1937 में आकर देश विभाजन, धर्म के नाम पे विभाजन पे लड़ाई कर गया। आप दो सावरकर पे अंतर समझिए। वो सावरकर जो गांधी जी जिसके लिए सुपारिश किए, और वो सावरकर जो कि हम सब आज उसका विचारधारा को घृणा करते हैं। आज वही विचारधारा का दोनों सावरकर को मिलाइए मत, अलग सावरकर है ये दोनों। मेरा इतिहास बंधु जो यहाँ बैठे हुए वो भी इस बात पे अस्वीकार नहीं करेंगे सर। उदय जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले एक कमेंट प्रोफेसर राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, फिर किशोर तिवारी जी, फिर उदय जी, मैं आपके पास आऊंगा। गुजारिश है आप रहें। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रॉब्लम किससे है, सावरकर से या हिंदुत्व से? देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग हमारे एक पैनलिस्ट सावरकर जी के प्रति कर रहे हैं, वह हिम्मत मेरा नहीं है किसी भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के प्रति करने की जिनकी कार्यक्रमों से, सिद्धांतों से मेरी असहमति रही हो।
भारत अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां की स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास को वर्तमान के आधार पर परिभाषित किया जाता है। हमारे वर्तमान का राजनीतिक स्वार्थ, हमारे वर्तमान का वैचारिक स्वार्थ, हमारे वर्तमान का अस्तित्व, इन तीनों के लिए हम भूत में जाकर अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश की नई पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश देने की जगह उन्हें बरगलाने का ही सिर्फ काम करेगा। उनका स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से ही विश्वास उठ जाएगा। सावरकर जी उन लोगों में से हैं जो अकेले नहीं, 3 भाई थे। नारायण राव सावरकर सबसे छोटे थे, उनके ये वीडी सावरकर थे, उससे पहले जीडी सावरकर थे। तीनों भाइयों ने क्रांतिकारी आंदोलन में जो योगदान दिया उसकी तुलना कर जवाहरलाल नेहरू और उनकी जमात से नहीं की जा सकती है। उन्होंने एक किताब की जिक्र किया कि सावरकर जी ने चित्रगुप्त के नाम से किताब लिखी। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अपने इतिहास बोध को बढ़ाएं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोग छद्म नामों से लिखा करते थे। नेहरू जी ने 1937 में मॉडर्न रिव्यू, इस देश का सबसे प्रेस्टिजियस एक जर्नल था जो कलकत्ता से छपता था, रामानंद चटर्जी उसके संपादक थे। उसमें उन्होंने 37 के अंक में, नवंबर 37 के अंक में, यही महीना था, उन्होंने लिखा वी वांट नो सीजर, और लिखा कि नेहरू यदि देश का प्रधानमंत्री बनता है तो डिक्टेटर साबित होगा, तानाशाह साबित होगा, उसे प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। मैं नेहरू के उस सत्य के लिए उनका स्वागत करता हूं, लेकिन नेहरू ये सत्य जानते हुए भी पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत होने पर भी गांधी जी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री बने। तो क्या मैं अब नेहरू जी का अपमान करना शुरू कर दूं? नेहरू जी ने छद्म रूप से जो अपने बारे में लिखा वो बाद में बात खुल गई। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की और गांधीवादियों की अलग अलग रणनीति थी। क्रांतिकारियों से कांग्रेस की सहमति नहीं थी। सहमति होती तो भगत सिंह जी को फांसी की सजा मिलने के समय महात्मा गांधी से लेकर नेहरू इस देश में एक जंग छेड़ देते। सब चुप बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी ने लाचारी में प्रस्ताव पारित किया। जब दबाव पड़ा, पूछे महात्मा गांधी क्यों नहीं भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वायसराय के पास गए? क्यों नहीं महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए देश में नए जंग की शुरुआत की? देखिए, यही प्रॉब्लम है 1921 में चौरी चौरा में। एक बात, मैं एक छोटी बात करता दूं। कमरू चौधरी जी, आप बोलिएगा, आपके बीच में बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे सर, अच्छा लगेगा। एक छोटी सी बात बता दूं। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान जब पूरा देश असहयोग आंदोलन के लिए कूद पड़ा था, तब महात्मा गांधी ने सिंगल हैंडेडली असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? क्या इसके लिए मैं महात्मा गांधी का अपमान करूं? महात्मा गांधी जी की दृष्टि क्या देश विरोधी थे? सबकी अपनी अपनी रणनीति थी। कुछ ज्यादा लोकतांत्रिक थे, कुछ कम लोकतांत्रिक थे, अपने अपने तरीके से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। वामपंथियों को छोड़कर, कम्युनिस्टों को छोड़कर किसी ने भी इस देश को धोखा नहीं दिया। लेकिन एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब सुभाष चंद्र बोस को 1939 में इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट को क्यों हटाया गया? क्या चुनाव का कोई महत्व नहीं होता है? जो काम सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने किया वही काम आप 2014 से कर रहे हैं। एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये कांग्रेस के चरित्र में आ गया, नेहरूवादी कांग्रेस के चरित्र में है। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से चुनाव जीते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको हटा दिया। वही काम 2014 से आज तक कर रहे हैं। कहते नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, जनादेश को आप मानते नहीं हैं। किशोर तिवारी जी, आपसे राजनीतिक सवाल होगा। तिवारी जी, कम से कम अब ये प्रण ले सकते हैं आज के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे सावरकर द्रोहियों से, सावरकर विद्रोहियों से, जो सावरकर का अपमान करते हैं, सावरकर को गाली देते हैं, सावरकर को कमजोर बताते हैं, माफीवीर बताते हैं, सावरकर को मतलब इतना दिन रात कोसते हैं। कम से कम अब किशोर तिवारी बोलेंगे आज के बाद शिवसेना ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएगी, ये बोल सकते हैं आप? वरना आपका छद्म होगा ये, वरना सावरकर प्रेम छद्म होगा। नहीं, एक बात समझ लो कि जब उदय माहुरकर जी की किताब आई, राजनाथ सिंह ने विमोचन किया, तब भी यही बातें बहुत सारी बाहर आई। हमने साफ तौर पे कहा था कि हमारे लिए श्रद्धेय है और हम बहुत सारे मुद्दे उदय माहुरकर जी ने उसी वक्त भी क्लियर किए थे, जिस पर राहुल जी बार बार वही विवाद लाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर देश में विपक्ष के अंदर तो ऐसे लोगों के साथ आप हाथ कैसे मिला लेंगे? भावनाओं के सावरकर पहले या सत्ता आपके लिए? नहीं, हमारे लिए सावरकर पहले, सावरकर अंतिम। तो आज के बाद सावरकर विरोधियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, सावरकर विद्रोहियों से, सावरकर द्रोहियों से हाथ नहीं मिलाएंगे? नहीं, देखिए, देश के सामने जैसे जैसे चैलेंज रहेंगे वैसे वैसे हम पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे।
और उद्धव ठाकरे आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट भी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अरे हमें तिवारी जी, सत्ता जितना- पहले या सावरकर? सावरकर का नहीं, सम्मान पहले या सत्ता? नहीं, हमें तो सावरकर और महाराष्ट्र का सम्मान सबके पहले। ठीक है, तो जो सत्ता सावरकर को तो द्रोही हम- है, सत्ता अगर को सावरकर तो- पहले सत्ता है को तो हमने ऐसे ही लात मारा। अच्छा ठीक है, हाँ पता है किसने किसको। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर सावरकर प्रेमी है, सावरकर भक्त हैं, तो फिर सावरकर से पहले सत्ता नहीं है, तो फिर इनसे हाथ तो नहीं मिलाएंगे ना आज के बाद? धमकी तो दे ही दी है। नहीं, बीजेपी को बाजू रखने के लिए अभी तो बीजेपी हम को सब बाजू एक- रखने के लिए सावरकर के सम्मान से भी समझौता कर लेंगे। खुलकर बोलिए ना नहीं, तिवारी जी, ऐसा- क्या ऐसा बुराई कोई है? समझौता नहीं करा तो बीजेपी सही। पाखंडी है। अरे बीजेपी पाखंडी है, उनको सावरकर का प्रेम नहीं है। वो तो जो भारत जोड़ो यात्रा पे बहुत ज्यादा लोगों सर, का पाखंड तो माफ गिर रहा है करिएगा, करके आप लोगों बेचैन का हो गई दिख है। रहा है ना सर। अब पता लगा जयंती कब है, जन्म जयंती कब? अब तो आपने गूगल कर लिया होगा अरे सावरकर की। यार, अगले वक्त आऊंगा ना 28 तो मई। पूरे देश के 28 मई। राजनेताओं की जयंती और पुण्यतिथि लेके आऊंगा। नहीं सबकी कुछ नहीं तो सर, भी बोल, आपके लिए कुछ तो सावरकर भी। सब बराबर हैं, सबकी नहीं। अरे भाई, आपके लिए सावरकर अरे भाई। बराबर हैं, सब जिसकी है सबकी लेकर आऊंगा। गांधी जी की पूछता आप नहीं गूगल करते सर, नेहरू जी की पूछता आप गूगल नहीं करते। ये अरे सेकुलर गूगल नहीं सरकार किया बनने मैं। की वजह से ना वो अरे हो जाता है मैंने सर, किसी की मजबूरी नहीं गूगल- है कोई। अरे मैं किसी की गूगल नहीं किया। मुझे ये स्टैटिस्टिक्स में भरोसा नहीं है, मेरी फिलोसॉफी पे भरोसा है। मैंने जो कहा वो अंतिम है, मैंने जो कहा वो अंतिम है। उदय जी, डर किस चीज से है? क्यों बार बार सावरकर को टारगेट किया जाता है आपके हिसाब से? क्या डर क्या है? जो कमरू भाई ने कहा कि प्रॉब्लम आइडियोलॉजी हिंदुत्व से है, नहीं देखिए, सावरकर से खौफ क्यों खाती है ऐसा कांग्रेस? है कि सवाल मेरा ये है। मैंने सावरकर जी पे जितने भी आक्षेप हुए हैं सावरकर जी के, उसको हमने बहुत ही विस्तार में उसको टैकल किया है हमारी पुस्तक में, मैंने और मेरे सह लेखक चिरायु पंडित ने, और ढेर सारे रेफरेंसेस दिए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने हमारा मत उसमें जोड़ दिया है। रेफरेंसेस के साथ हमने कहा है जो भी आक्षेप सावरकर पे होते हैं वो सभी गलत हैं। उसके पीछे एक राजनीति, देखिए ऐसा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, उसने एक आप देखिए 2000 के बाद में उसमें एक बहुत बढ़ोतरी हुई है। जितनी मुस्लिम तुष्टिकरण की आवश्यकता होगी उतनी ही आवश्यकता सावरकर को बदनाम करने की होगी, ये बड़ा स्पष्ट है। और दूसरा, मैंने पहले जो कहा मैं फिर से दोहराऊंगा, मेरे दोस्त कमरू भाई इसमें एग्री नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि वीर सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद, इसको मैं कहता हूं बिन शर्ती राष्ट्रवाद, वो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अनएलॉयड नेशनलिज्म, जिसमें धर्म का गौरव, जाति गौरव और प्रादेशिक गौरव वो देश गौरव के बाद में है। सावरकर ने कभी भी हिंदुओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगा। सावरकर ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा था उसका विरोध किया। तो सावरकर की पूरी आइडियोलॉजी, उनके कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसको मिसइंटरप्रेट किया जाता है, उनको डेनिग्रेट किया जाता है। उसका एक ही कारण है, मुस्लिम मत संपादन करने के लिए सावरकर को विलन बनाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो पार्टीज जो विभाजित भारत पे निपटती हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। कमरू चौधरी जी, तुष्टिकरण के लिए जैसे हमने कहा है, मेरी बात सुनिए, जो बात बोले, जैसे हमने कहा है, हमारे पुस्तक में हमने इंट्रोडक्शन में कहा है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। ठीक है, 370 हटाना डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। कमरू जी आ रहा हूं। राम मंदिर के द्वार खुलना डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। जो नेशनलिज्म का बात करते हैं ना, हाँ बताइए कमरू चौधरी जी, बताइए। वो मेरा हिसाब से है सीडो नेशनलिज्म। और मैं ये तुष्टिकरण का बात कर रहे हैं, ये मुसलमान तुष्टिकरण का बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ये हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को नीचे दिखाकर हिंदू बड़ा रिलीजन नहीं बनता है। इसी का अंतर है हिंदुइज्म और हिंदुत्व का बीच में, ये बिल्कुल समझना चाहिए। आज अगर इनको एक किसने दिखाया? आप भी तो बोल रहे थे कि मुसलमान तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है? सावरकर का सम्मान आपको 7 दशक लगे। मुस्लिम तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है? सावरकर का डिक्शनरी में आज अगर इनके हिंदुत्व जितना भी जल है इनको 1947 से पहले एक भी ऐसा राष्ट्रवाद दिखा दीजिए जो ब्रिटिश के खिलाफ मेरा बस एक चीज, मुझे डिबेट खत्म करने से पहले उसका जवाब जानना है। बार बोल रहा हूं, अगर सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे, अगर सावरकर अंग्रेजों की ब्लू आर्ट बॉय थे,
तो क्यों काला पानी की सजा दी, क्यों काला पानी सड़ाया 10-10 साल तक, 28 साल क्यों यातनाएं सही, क्यों कोल्लू का बैल बना दिया? अंग्रेजों के आदमी थे ना सावरकर, तो क्यों यातनाएं दी, क्यों काला, किस नेता को काला? 2 उम्र कैद एक जीवन में, कमरू भाई किसको मिली? कांग्रेस के किस नेता ने यातनाएं सही? एक का नाम बताइए। कोल्लू का बैल बना दिया गया था। मैं 10 सेकंड लूंगा। हाँ, बस 10 सेकंड। 1911 से पहले का सावरकर और जेल से निकलने का बाद में सावरकर में डे एंड नाइट का अंतर है। और हमारा कांग्रेस पार्टी आज भी उनका 1911 से पहले का सावरकर को आज भी गांधी जी का याद करता हूं कि वो समर्थन शुक्रिया कर सर, समय का अभाव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 100 बात की एक बात